नमस्कार मित्रों, मेरे भाइयों, आप सभी कैसे हैं। आप सबों को देवर्षि जीएस रिसर्च टीम की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और इसके लिए मैं उनके कुछ शब्द को आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा और उसके बाद पुनः मैं फिर हमारी जो रोज की आपके साथ चर्चा का विषय रहता है उस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। स्वामी जी कहते हैं कि खड़े हो तो किसी पेड़ की तरह और गिरो तो किसी बीज की तरह, ताकि आप पुनः खड़े हो सको और जंग लड़ सको अपने मकसद के लिए। स्वामी जी हम कहते हैं, जागो, उठो और सपना छोड़ो। यह सपनों का देश है जहां कर्म अपने विचारों से पिरोई माला गुथता है, सुगंधित अथवा निर्गंध फूलों से, जिसकी न जड़ न तना शून्य में जन्मी, जिसे सत्य का हल्का सा झोंका आदि शून्य में ढकेल देता है। वीर बनो, सत्य का मुकाबला करो, उससे एकाकार हो जाओ, अपने सपने विसार दो और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो देखो सच्चे सपने जो शाश्वत हैं, प्रेम उन्मुक्त हैं। तो मित्रों, रोज की भांति आप लोगों के साथ मैं झारखंड के इतिहास पे प्रत्येक दिन अभी चर्चा कर रहा हूं। आप लोग के साथ मुझे प्रत्येक दिन रूबरू होने का मौका मिल रहा है और दोस्तों, आप सबों का ऊर्जा भरे संदेश, ऊर्जा भरा हुआ कमेंट और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर किस तरह आगे लेकर के चल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक उत्साह की भावना जगती है। दोस्तों, आज वर्तमान समय में हम मेहनत से भाग नहीं सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां भी हैं, आप विद्यार्थी हो, कोई बिजनेसमैन हो, आप जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जहां भी आप मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के मेहनत कीजिए। अगर दिल नहीं लगता है उस मेहनत में तो उसे छोड़िए और फिर से एक नई शुरुआत कीजिए और चलिए अपनी रास्ते को लेकर के। बाकायदे आप इस तरह का काम कीजिए जिसमें आपको समय का पता नहीं चले। आप उसमें अगर खो जा रहे हैं तो समझिए यही आपका मकसद है, और अगर उससे आपका मन भाग रहा है, आपका दिमाग भाग रहा है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कोई कमी है उसमें सुधार लाने की। तो दोस्तों, आइए आप सबों के बीच मैं रोज की भांति आज झारखंड के मध्यकाल की चर्चा करूंगा। मध्यकाल में झारखंड की स्थितियां कैसी थी, झारखंड में क्या क्या बदलाव आए थे, मध्यकाल के क्या क्या हमारे पास अवशेष बचे हुए हैं, किन अवशेषों से हम जाने जाते हैं कि मध्यकाल में झारखंड की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी जोड़ें, ताकि आप सबों के बीच मैं बेहतरीन चर्चा, बेहतरीन कंटेंट ला सकूं और आप लोगों के साथ हम भी प्रत्येक दिन एक ऊर्जा भरी बातों को आपके बीच रख सकूं। तो दोस्तों, आइए हम बोर्ड के माध्यम से देखते हैं कि मध्यकाल में झारखंड के बारे में। मध्यकाल में जानेंगे कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे अवशेष हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे कल्चर, संस्कृति से जुड़े हुए तत्व अभी हैं, जिसके कारण मध्यकाल की पुष्टि होती है कि ये सारी चीजें मध्यकाल में बनाया गया था। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो मध्यकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो आइए देखते हैं पूर्व मध्यकाल के कौन कौन से अवशेष हैं। दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के मध्य जो काल है उसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इस समय महामाया मंदिर जो गुमला में है और जिसका निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय 908 में किया था। उसका निर्माण किसने किया था? गजघंट राय ने 908 ईस्वी में। उसके बाद सियादेव के द्वारा इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी और यहाँ के प्रथम पुरोहित हरिनाथ जो एक मराठा ब्राह्मण थे। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं टांगीनाथ मंदिर जो गुमला में स्थित है और इस मंदिर का भी निर्माण इसी काल में हुआ है। उसके बाद आप सभी सुने होंगे नाम छिन्नमस्तिका मंदिर जो आपका शक्तिपीठ है और रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है।
यहां से भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि होता है। तो मित्रों आप इसे सभी लिखें। तो दोस्तों आपने पूर्व मध्यकाल के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं उत्तर मध्यकाल के बारे में। तो उत्तर मध्यकाल में झारखंड पे बहुत सारे राजाओं का आक्रमण भी हुआ और यहाँ के जो स्थानीय शासन व्यवस्था थे उसको भंग करने का कोशिश किया गया, मजबूर किया गया। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से शासक थे। तो पहला था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी पर आक्रमण किया। जी हाँ, बख्तियार खिलजी ने बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन पे 1206 ईस्वी में उनकी राजधानी पर आक्रमण किया। गुलाम वंश के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय यहाँ पे हरिकर्ण नामक नागवंशी राजा जो थे वो बहुत मजबूत थे। जी हाँ, उस समय झारखंड में प्रभावशाली शासक नागवंशी शासक हरिकर्ण था, इसलिए जो है गुलाम वंश के समय झारखंड पे लोग कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो 1301 में अपने सेनापति छज्जू मल्लिक को झारखंड भेजा था और यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ के नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश किया था। छज्जू मल्लिक कौन थे? छज्जू मल्लिक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। उसके बाद हम देखते हैं नागवंशी शासक फनी मुकुट राय व वेणुकर्ण ने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। जी हाँ, फनी मुकुट राय और वेणुकर्ण ने नागवंशी शासक जो थे इनकी अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों आपको सबों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इनकी सेनापति मलिक बयां को हजारीबाग पे आक्रमण के लिए भेजा गया था, जिन्होंने हजारीबाग को जीत करके फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। जी हाँ, हजारीबाग के किला को जीत करके इसने फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को शतगामा का शासक नियुक्त किया था। और तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। तो दोस्तों बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा सा आप लोग को भी दिक्कत हो रही होगी, मैं ये चीजों को समझ सकता हूँ। आप इसे नोट करते जाए और मैं इसी तरीके से आपको एक एक राजा के बारे में बताते जाऊंगा, ताकि आपका प्रीलिम्स में एक भी प्रश्न न छूटे। प्री के लिए आपका एकदम मजबूत तैयारी होगी, तो आप इसे नोट करते जाए। दोस्तों हम देखते हैं अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जो है सो बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। और उसके बाद लोधी वंश आता है, और लोधी वंश इसके शासन से झारखंड मुक्त था, क्योंकि इस समय यहाँ पे छत्रकर्ण, विराट कर्ण और आपका जो है सो प्रताप कर्ण जो नागवंशी शासक थे वो एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे हुए थे। उस समय मुक्त तो जरूर था, लेकिन तब तक उड़ीसा में क्या होता है कि वहां एक गजपति वंश के राजा होते हैं, जिसके संस्थापक कपिलेंद्र गजपति होता है। उन्होंने दक्षिण पूर्वी भारत में जो है सो एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था और संथाल परगना और हजारीबाग के एरिया को छोड़कर पूरे नागवंशी शासन को अपने कब्जे में ले लिया था। जी हाँ, आप देख रहे हैं कपिलेंद्र गजपति के बारे में। कपिलेंद्र गजपति जो उड़ीसा के गजपति वंश के शासक थे, इन्होंने पूरे आपका संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी शासन पे अपना कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिएगा। थोड़ी सी आप लोगों को समस्या हो रही है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बीच उस तरह से हम बड़े बोर्ड के माध्यम से नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप लोग सभी इसे नोट करते जाएं और नोट करके एक बेहतर नोट्स बनाएं। आप लिखिए इसे। आदिल शाह द्वितीय के बारे में। आदिल शाह द्वितीय अपने सैन्य दल को झारखंड में भेजा और इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं हम शेर शाह।
तो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में झारखंड का उपयोग किया था, शेरशाह के द्वारा उपयोग किया गया, जिस समय ये मुगल का विरोध कर रहे थे। और इनके शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। शाही सिक्कों का प्रचलन झारखंड में किनके शासनकाल में प्रचलित था या तेज हुआ? तो शेरशाह के ही शासनकाल में हुआ था। 1539 में शेरशाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर रोहतास से बीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जो साम्राज्य का विस्तार किया था उसमें 35 वर्षों तक, जी हाँ 35 वर्षों तक शेरशाह एवं उनके वंशजों के द्वारा उस पर अधिकार रहा। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी में मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हजारीबाग तक पहुंच गया था। उसके बाद काल आते हैं अकबर के। अकबर के काल को दो कालों में बांटा जाता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का जो समय है वो 1556 से लेकर के 1576 तक है, और आपका उत्तरार्ध का जो समय है 1576 से लेकर के 1605 ईस्वी तक माना जाता है। तो आइए हम अकबर के पूर्वार्ध का समय में देखते हैं। तो अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध में अफगान विजय का है, जिसमें अफगानों ने झारखंड का प्रयोग किया था। और 1575 में जुन्नैद कररानी व मुगलों के सेना के बीच लड़ाई रामपुर, जो वर्तमान में रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, में हुई थी, जिसमें मुगलों की जीत हुई। जी हाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी ने नोट कर लिया होगा इसे। आज मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी बाहर से आए हुए विदेशी आक्रमणकारी राजा थे, किस तरह से यहाँ के स्थानीय सत्ता को प्रभावित किया, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कब की घटना क्या हुई, इन सारी चीजों को मैंने विस्तार से बताया। अब मैं यहाँ के स्थानीय जो नागवंश ये सब हैं, चेरो वंश ये सब हैं, यहाँ के जो भी शासक रहे हैं उन शासकों को मैं डिटेल से जानूंगा कि इनके संस्थापक कौन थे। तो उसे लेकर के मैं अगली कक्षा में खंड 2 में आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे। आप सब लोग कमेंट में आप बताएंगे मुझे कि हमारी क्लासेस में किस तरह से आप लोग को बेहतर रूप से प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, कोई कमी लग रहा है तो उसे आप बताएंगे कि क्या और हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे साथ निरंतर बने रहें, रोज बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। धन्यवाद।